17 मार्च 2008 स्वीडन का छोटा सा शहर आरबोगा। एक ठंडी शाम का वक्त था। 23 साल की एमा जंगेस्टिक घर में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ थी। 3 साल का मैक्स और 1.5 साल की सागा। सब कुछ बिल्कुल रोजमर्रा की तरह चल रहा था। एमा किचन में खाना बनाते हुए अपने मंगेतर टॉर्गनी हेलग्रेन का इंतजार कर रही थी, जो काम के बाद लगभग उसी समय घर आ जाया करते थे। उसी बीच वो अपनी बहन कैटरीना से ऑनलाइन चैट कर रही थी। दोनों अपने माता पिता की आने वाली शादी की सालगिरह की तैयारी को लेकर बातें कर रहे थे। वही आम सी लंबी इधर उधर की बातें जो अक्सर 2 बहनें आपस में करती हैं। फिर अचानक शाम 7:07 पर एमा की तरफ से जवाब आना बंद हो गया। पहले कैटरीना को लगा कि शायद एमा किचन में बिजी हो गई होगी या बच्चों में से किसी को संभालने चली गई होगी। उसने एक और मैसेज भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ मिनट और बीत गए, फिर भी एमा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने एमा को फोन किया। कॉल सीधा वॉइसमेल पर चला गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर वही। हर बार कॉल वॉइसमेल पर ही जा रहा था। धीरे धीरे कैटरीना की चिंता बढ़ने लगी। अब उसे डर भी लगने लगा था। उसने फौरन टॉर्गनी को फोन किया, जो काम के बाद घर की तरफ ड्राइव कर रहे थे। उसने घबराहट में पूरी बात बताई। टॉर्गनी ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, हो सकता है एमा ने फोन कहीं रख दिया हो, या चार्जिंग पर छोड़ दिया हो, या बच्चों में उलझ गई हो। लेकिन जब टॉर्गनी घर पहुंचे तो सबसे पहले उनकी नजर मेन डोर पर पड़ी। वो खुला था। उनके घर में मेन डोर हमेशा बंद रखा जाता था। वो अंदर गए और एमा का नाम लेकर आवाज दी। फिर बच्चों को पुकारा, लेकिन किसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि घर पूरी तरह बिखरा हुआ है। फर्नीचर अपनी जगह से हटा हुआ था। सामान इधर उधर फैला पड़ा था। एक पल के लिए लगा कि शायद बच्चों ने खेलते खेलते ज्यादा शरारत कर दी हो। टॉर्गनी की नजर अपने परिवार को ढूंढ रही थी, और तभी कमरे के दूसरे कोने में उसे फर्श पर कोई पड़ा हुआ दिखता है। वो एमा थी। उसकी हालत बहुत नाजुक थी, पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। टॉर्गनी का दिल दहल गया। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया है, लेकिन उसी वक्त उसे अपने दोनों बच्चों का ख्याल आया। वो एमा को वहीं छोड़कर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा और ऊपर बच्चों के कमरे की ओर दौड़ा। कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, ना रोने की, ना किसी हलचल की। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अंदर गया, सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैक्स और सागा फर्श पर पड़े थे। चारों तरफ खून फैला हुआ था। उनके छोटे छोटे शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। सिर और चेहरे को बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया गया। फर्श, दीवारें, कमरे का हर कोना खून से लाल हो चुका था। आखिर वो कौन हो सकता है जो एक हंसते खेलते मासूम परिवार को इतनी बेरहमी से खत्म कर दे? और जब सच सामने आया तो उसने पूरे स्वीडन को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। एमा जंगेस्टिक का जन्म 16 फरवरी 1985 को स्टॉकहोम में हुआ था, जो स्वीडन की राजधानी है। सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने अपने हाई स्कूल के बॉयफ्रेंड निकलस से शादी कर ली। उसे लगा था कि वो अपने सपनों की शुरुआत कर रही है। कुछ समय बाद उनका पहला बेटा पैदा हुआ, और उसके आने के बाद सब कुछ बदल गया। घर में जिम्मेदारियां बढ़ीं, थकान बढ़ी, लेकिन खुशी भी बढ़ी। लगभग 1.5 साल बाद सागा का जन्म हुआ। अब उनके पास 2 छोटे बच्चे थे। बाहर से देखने पर सब पूरा लगता था, लेकिन अंदर हालात धीरे धीरे बदल रहे थे। दोनों जवान थे। रोजमर्रा की दिक्कतें थीं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हुए। पैसों की टेंशन, बच्चों की जिम्मेदारी, नींद की कमी, सब मिलकर रिश्ते पर असर डालने लगे। सागा के जन्म के कुछ समय बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। ये आसान नहीं था। मामला कोर्ट तक गया। बच्चों की कस्टडी और खर्च को लेकर कई बार सुनवाई हुई। दोनों के बीच तनाव बना रहा। एक समय ऐसा भी आया जब निकलस ने एमा से दोबारा साथ आने की बात कही, लेकिन तब तक एमा का फैसला बदल चुका था। वो पीछे नहीं जाना चाहती थी। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, और इसके लिए उसने नई जगह से शुरुआत करने की ठानी। वो अपने बच्चों के साथ आरबोगा शिफ्ट हो गई।
करीब 11,000 लोगों का छोटा सा शांत शहर जो स्टॉकहोम से लगभग 93 मील दूर है। आरबोगा ऐसा शहर है जहां लोग शांति के लिए जाते हैं। शांत सड़कें, धीमी रफ्तार की जिंदगी, यहां कोई उम्मीद नहीं करता कि कुछ बुरा होगा। यहीं आरबोगा में एमा की मुलाकात टॉर्गनी हेलग्रेन से हुई। वो कोई दिखावे वाला इंसान नहीं था, बस एक सीधा, मेहनती और शांत स्वभाव का आदमी। दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हुई और धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। शुरू में एमा को एक बात की चिंता थी, क्या टॉर्गनी उसके पहले पति से हुए 2 बच्चों को भी अपनाएगा या नहीं। लेकिन टॉर्गनी ने बिना हिचक उन्हें अपना लिया। उसके लिए ये बोझ नहीं था, बल्कि वो खुद एक परिवार चाहता था। उसे लगा जैसे उसे मौका मिल गया हो। शुरू के महीनों में उसने मैक्स और सागा के साथ बिल्कुल अपने बच्चों जैसा व्यवहार किया। उनके साथ खेला, उनका ख्याल रखा। बच्चे भी उससे जल्दी घुल मिल गए। काफी समय बाद एमा को लगा कि शायद उसे सही इंसान मिल गया है। उसका टॉर्गनी के साथ रिश्ता तलाक के सिर्फ 1 साल बाद शुरू हुआ था। सब कुछ तेजी से आगे बढ़ा। उन्हें लगा कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और सिर्फ 2 महीने के अंदर एमा और टॉर्गनी ने वो फैसला कर लिया जो अक्सर लोग सालों बाद लेते हैं। उन्होंने साथ में एक घर खरीद लिया और उसी के कुछ समय बाद 2008 की गर्मियों में शादी करने की तारीख भी तय कर दी। नया घर, आने वाली शादी, 2 छोटे बच्चे, सब कुछ ठीक दिशा में जाता दिख रहा था। फिर 17 मार्च की वो रात आई। काम से घर लौटते वक्त टॉर्गनी को अंदाजा भी नहीं था कि दरवाजे के अंदर उसका पूरा संसार बदल चुका है। जिस औरत से वो शादी करने वाला था और जिन 2 बच्चों को उसने अपनाया था, वो सब घर के अंदर बुरी तरह घायल पड़े थे। इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद तीनों की सांसें अब भी चल रही थी। टॉर्गनी ने किसी तरह खुद को संभाला और इमरजेंसी सर्विस को फोन किया। एमा, मैक्स और सागा को फौरन अस्पताल ले जाकर आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने टॉर्गनी को साफ बता दिया, हालत बहुत सीरियस है और बचने की उम्मीद कम है। अगर बच भी गए तो आगे चलकर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इधर अस्पताल में जिंदगी बचाने की कोशिश चल रही थी और उधर घर पर डिटेक्टिव ये समझने में जुटे थे कि आखिर हुआ क्या था। जैसे जैसे वो घर की जांच करते गए, मामला और उलझता गया। जबरदस्ती अंदर घुसने के कोई निशान नहीं थे। न दरवाजा टूटा था, न खिड़की। ऐसा कुछ भी नहीं जो ये दिखाए कि कोई अजनबी जबरदस्ती अंदर घुसा हो। और सबसे बड़ी बात, घर में किसी और का खून नहीं मिला। फिर एक और बात सामने आई जिसने केस की दिशा बदल दी। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। वॉलेट अपनी जगह पर थे, पैसे वहीं पड़े थे, गहने भी सुरक्षित थे, कीमती सामान भी गायब नहीं हुए। अगर ये चोरी थी तो फिर कुछ लिया क्यों नहीं गया। डिटेक्टिव्स ने जल्दी ही मान लिया कि ये लूटपाट या चोरी का केस नहीं है। किसी ने पूरी तरह इस परिवार को खत्म करने के लिए ही हमला किया था। पुलिस के अनुसार हमले में काफी गुस्सा झलक रहा था। हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार मौके पर नहीं मिला, लेकिन जख्मों को देखकर जांच करने वालों को लगा कि कोई भारी चीज रही होगी, जैसे लोहे की रॉड या हथौड़ा। हमलावर ने कई बार वार किए थे। उसका इरादा साफ था, वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इस बीच जब पैरामेडिक्स जान बचाने की कोशिश कर रहे थे तो जल्दी में उन्हें सबको उठाकर ले जाना पड़ा। इससे क्राइम सीन का कुछ हिस्सा बिगड़ गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सही नहीं था, लेकिन उस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी था। बाद में जब फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से जांच की तो सबको उम्मीद थी कि कुछ तो सबूत मिलेगा, कोई फिंगरप्रिंट, बाल या किसी का डीएनए। लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला। न कोई साफ फिंगरप्रिंट, न परिवार के बाहर किसी का डीएनए, जैसे हमलावर कोई निशान छोड़े बिना गायब हो गया हो। अब जब जबरन घुसने का कोई एविडेंस नहीं मिला और बाहर से आए किसी आदमी का भी कोई सुराग नहीं था, तो पुलिस का शक किसी अजनबी पर नहीं रहा। उनका ध्यान अब किसी ऐसे इंसान की तरफ गया जिसे घर की पूरी जानकारी थी और जिसे परिवार पहले से जानता था। सस्पेक्ट्स की लिस्ट में सबसे पहला नाम था टॉर्गनी हेलबर्ग। उसने 7:20 पर इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया था और एमा ने अपनी बहन के मैसेज का जवाब 7:07 पर देना बंद कर दिया था। यानी बीच में सिर्फ 13 मिनट का फर्क था। पुलिस का मानना था कि इतने कम समय में हमला करना और बिना पकड़े जाना कोई बाहरी इंसान के लिए आसान नहीं है। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो तस्वीर बदलने लगी। टॉर्गनी के साथ काम करने वाले लोगों ने कंफर्म किया कि उस दिन उसने अपना पूरा शिफ्ट काम किया था। इतना ही नहीं, उसके ऑफिस से घर तक के रास्ते में लगे सिक्योरिटी कैमरों में भी वो रिकॉर्ड हुआ। इन सब एविडेंस के बाद
पुलिस ने टॉर्गनी को सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया। यहां तक कि अधिकारियों का यह भी मानना था कि घर आते वक्त रास्ते में टॉर्गनी का सामना उसी हमलावर से कहीं हुआ हो, बिना उसे पता चले। अब अगला नाम सामने आया, निकलस, एमा का एक्स हस्बैंड। पुलिस को लगभग यकीन था कि यह मामला निजी दुश्मनी का है। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, इसलिए या तो ये कोई निजी कारण था या फिर कोई पागल किस्म का इंसान खुला घूम रहा था। लेकिन सबसे पहले जांच उन लोगों की होनी थी जो एमा के सबसे करीब थे। टॉर्गनी के क्लियर हो जाने के बाद निकलस अगला सस्पेक्ट बना। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और उनका अलग होना भी अच्छे तरीके से नहीं हुआ था। एमा ने एक बार निकलस के खिलाफ मारपीट की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस को लगा कि हो सकता है निकलस ने बदले की भावना से यह सब किया हो, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि वो हमले के समय किसी दूसरे शहर में था। उसके वहां होने के पुख्ता सबूत मिले, इसलिए उसे भी सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया गया। टॉर्गनी ने भी पुलिस को बताया कि अब निकलस और एमा के बीच पहले जैसा झगड़ा नहीं था। काफी समय पहले उनके मुद्दे सुलझ चुके थे। टॉर्गनी ने यह भी कहा कि उसका खुद निकलस के साथ अच्छा रिश्ता था। उसे नहीं लगता था कि निकलस अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कर सकता है। पुलिस ने एमा के करीबी लोगों से भी बात की, दोस्तों से, परिवार से, पड़ोसियों से। उन्हें उम्मीद थी कि शायद किसी को कोई ऐसा कारण याद आए जिससे पता चले कि कोई एमा से नाराज था या उससे बदला लेना चाहता था। लेकिन जिनसे भी पूछताछ हुई, सबने एक ही बात कही, एमा का कोई दुश्मन नहीं था। जब पुलिस के पास कोई और सस्पेक्ट नहीं बचा तो केस जैसे अचानक थम सा गया। टॉर्गनी ने स्टेशन में अपना बयान दिया और जब वो बाहर निकला तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही घंटों में वो कई साल बूढ़ा हो गया हो। वो अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। उसका दिमाग इतना सदमे में था कि वो गाड़ी चलाने की हालत में भी नहीं था। स्टीयरिंग पकड़ना तक उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए उस दिन एमा के पिता को आकर उसे पुलिस स्टेशन से पिकअप करना पड़ा। दोनों वहां से सीधा एमा को देखने अस्पताल के लिए निकले। गाड़ी के अंदर दोनों चुप थे क्योंकि कहने लायक शब्द ही खत्म हो चुके थे। रास्ते में एमा के पिता ने गाड़ी का रेडियो चालू किया। उन्हें लगा इससे शायद थोड़ी खामोशी टूट जाए, लेकिन जैसे ही रेडियो ऑन हुआ, लोकल रेडियो स्टेशन पर उसी हमले की न्यूज चल रही थी। एंकर उस भयानक वारदात के बारे में बता रहा था। एमा और उसके बच्चों का नाम लिया जा रहा था। फिर वो खबर आई जिसने बाकी बची उम्मीद भी तोड़ दी। मैक्स और सागा ने कुछ ही मिनट पहले दम तोड़ दिया था। चलती हुई गाड़ी में ही टॉर्गनी और एमा के पिता रो पड़े। ऐसा लगा जैसे उनकी पूरी दुनिया एक पल में बिखर गई हो। इस केस की वजह से अर्बोगा पुलिस पर जबरदस्त दबाव पड़ गया। मीडिया लगातार सवाल कर रही थी, लोग जवाब मांग रहे थे, लेकिन जांच वहीं अटक गई। इसी बीच पुलिस ने फिर से निकलस की तरफ ध्यान दिया। हालांकि वो पहले ही साबित कर चुका था कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं था। हमले के वक्त वो दूसरे शहर में था और इस बात का सबूत भी मौजूद था। फिर भी पुलिस ने उसे प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया और दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया, क्योंकि जब केस हाथ से फिसलने लगता है तो जांच करने वाले उन्हीं रास्तों पर लौटते हैं जिन पर वो पहले चल चुके होते हैं। निकलस ने अभी अभी अपने दोनों बच्चों को खोया था। जब उसे फिर से लाया गया तो वो पूरी तरह टूट चुका था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो पुलिस के सवालों का ठीक से जवाब देने की हालत में भी नहीं था। पहली बार जब पुलिस ने उससे बात की थी तब उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद उसके बच्चे बच जाएंगे, लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। जल्दी ही पुलिस को समझ आ गया कि उससे उन्हें कोई काम की जानकारी नहीं मिलने वाली। उन्होंने एक बार फिर उसके मूवमेंट, लोकेशन और हर छोटी बड़ी डिटेल चेक की और नतीजा वही निकला। आखिरकार निकलस को छोड़ दिया गया और केस फिर से वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। अंदर ही अंदर जांच अधिकारी परेशान थे। उधर मीडिया का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। लोगों के सवाल और भी तेज होते जा रहे थे। अब बस एक ही उम्मीद बची थी। सबको एमा के ठीक होने का इंतजार था, ताकि वो कोमा से बाहर आकर खुद बता सके कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन डॉक्टर पहले से ही पुलिस को साफ बता चुके थे कि अगर एमा बच भी गई तो उसके शरीर और दिमाग पर पड़े गहरे असर की वजह से शायद उसे बहुत कुछ याद ही न रहे। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि अगर एमा जिंदा रही तो उसके शरीर के कुछ हिस्सों में हमेशा के लिए हरकत खत्म हो सकती है और उसकी बोलने की ताकत भी जा सकती है। डॉक्टर का कहना था कि उसके दिमाग को काफी नुकसान पहुंचा है, इसीलिए यह बहुत कम मुमकिन है
कि उसे उस रात की कोई बात याद रहे। जिस दिन एमा को अस्पताल में भर्ती किया गया, उसी दिन से पुलिस की एक टीम उसकी और उसके बच्चों की सुरक्षा में लगा दी गई थी। पुलिस को डर था कि जिसने हमला किया वो दोबारा आकर अपना काम पूरा करने की कोशिश कर सकता है। जब एमा के बच्चों की मौत हो गई, तब पुलिस टीम का पूरा ध्यान अस्पताल में एमा की सुरक्षा पर आ गया। उसके कमरे में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, हर चीज पर सख्त नजर रखी जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पूरे इलाके में डर बढ़ता जा रहा था। लोगों को लग रहा था कि कोई पागल कातिल अभी भी खुला घूम रहा है और कभी भी फिर से हमला कर सकता है। इस घटना ने अरबोगा और आसपास के इलाकों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। लोग जरूरत के बिना घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। बच्चे अब दोस्तों के साथ बाहर खेल नहीं पा रहे थे। हर कोई दिन में कई बार अपने दरवाजे और खिड़कियां चेक कर रहा था। पुलिस के पास अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं था कि यह भयानक अपराध किसने किया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने आसपास के कस्बों की टीम के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। जिस मोहल्ले और आसपास के इलाके में यह वारदात हुई थी, वहां घर घर जाकर लोगों से पूछताछ की गई। पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली गई, लेकिन पास पड़ोस के किसी भी व्यक्ति ने पुलिस को कोई काम की जानकारी नहीं दी। फिर फैसला लिया गया कि सिर्फ एमा के घर के आसपास लगे कैमरों की फुटेज ही नहीं, बल्कि दूर की गलियों और सड़कों के सुरक्षा कैमरे भी चेक किए जाएं। एमा के घर के पास वाली फुटेज तो पहले ही देखी जा चुकी थी। दूर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालने के साथ साथ पुलिस ने एक बार फिर पूरे इलाके की तलाशी ली। जिस हथियार से हमला हुआ था वो शायद लोहे की रॉड या हथौड़ा हो सकता था, लेकिन वो घर के अंदर नहीं मिला। इसलिए पुलिस को उम्मीद थी कि भागते वक्त हमलावर ने उसे कहीं बाहर फेंक दिया होगा। इसी वजह से ट्रैकिंग डॉग्स भी लगाए गए। गली का हर कोना, हर झाड़ी, हर कूड़ेदान छान मारा गया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। दूसरी सड़कों पर लगे कैमरों की फुटेज से भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। इस बीच एमा के घर पर एक और ज्यादा गहराई से फोरेंसिक जांच की गई, ताकि कोई भी छोटी से छोटी चीज जो पहले छूट गई हो, इस बार नजरअंदाज ना हो। पुलिस को वैसे कोई नया सबूत हाथ नहीं लगा, बस एक छोटा सा शू प्रिंट मिला जो परिवार में किसी का नहीं था। साइज देखकर उन्होंने सोचा कि यह शायद 10 से 12 साल के बच्चे का हो या फिर किसी छोटी कद की औरत का। उनके लिए यह ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, शायद कोई घर में पहले आया हुआ जान पहचान वाला ही था। फिर भी उन्होंने उस शू प्रिंट की फोरेंसिक जांच की, उसका साइज और सोल पैटर्न रिकॉर्ड किया। पुलिस जब एविडेंस सर्च और इन्वेस्टिगेशन बढ़ा रही थी, एमा अपने जीवन के लिए लड़ती रही। दिन बीतते गए और मामला और भी उलझता गया। मीडिया हर रोज इस केस को कवर कर रहा था। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटर्स टीवी शोज में अपने प्रोफेशनल ओपिनियंस दे रहे थे। इससे कई तरह के थ्योरीज सामने आए, लेकिन इनसे इन्वेस्टिगेशन में कोई मदद नहीं मिली। फिर आखिरकार केस में कुछ नया सामने आया। एक आदमी ने पुलिस से कांटेक्ट किया और काफी अहम जानकारी दी। उसने बताया कि घटना वाली रात करीब 7 बजे वो एमा के घर के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर घर के सामने फुटपाथ पर खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो सिर से पांव तक पूरे काले कपड़ों में था। उसने काला हुड पहन रखा था और उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि वो घर के अंदर जाने को लेकर हिचकिचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि अंदर जाए या नहीं। उस आदमी ने आगे बताया कि करीब 10 मिनट बाद जब वो सुपरमार्केट से सामान लेकर वापस लौट रहा था और दोबारा उसी रास्ते से गुजरा, तो उसने फिर वही काले कपड़ों वाला शख्स देखा। इस बार वो एमा के घर के अंदर से भागते हुए बाहर निकल रहा था। वो बहुत तेजी से दौड़ा और सीधे एक कार में कूद गया। कार फौरन वहां से निकल गई। आदमी ने कहा कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे चेहरा देखने का मौका ही नहीं मिला और ना ही वो कार का मॉडल या नंबर नोट कर पाया। लेकिन एक बात को लेकर उसे पूरा यकीन था, उसके हिसाब से वो शख्स एक औरत थी। इस जानकारी ने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की बहुत मदद की। अब सिर्फ अंदाजे नहीं थे, बल्कि एक गवाह था जिसने अपनी आंखों से उस रात किसी को भागते हुए देखा था। उस पल के बाद डिटेक्टिव्स ने अपनी पूरी डायरेक्शन बदल दी। अब उनका सारा ध्यान उसी नई जानकारी पर था। उन्होंने नाम फिर से क्रॉस चेक किए, लिस्ट दोबारा देखी और एमा के घर के आसपास रहने वाली हर औरत की लोकेशन वेरीफाई करना शुरू कर दिया। अगर ये क्राइम किसी औरत ने किया था तो ये मानना गलत नहीं था कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मुमकिन है कि वो अभी भी उसी इलाके में हो। दूसरी तरफ 10 लंबे दिन तक सबकी नजर एक ही हॉस्पिटल के कमरे पर टिकी रही। एमा वहीं पड़ी थी, बिल्कुल शांत, कोमा में। ये नेचुरल कोमा नहीं था,
डॉक्टर्स ने खुद उसे इंड्यूस्ड कोमा में रखा था ताकि उसका दिमाग और शरीर थोड़ा आराम पा सके। हालत बहुत नाजुक थी। किसी को नहीं पता था वो कब आंखें खोलेगी या खोलेगी भी या नहीं। फिर धीरे धीरे कुछ हल्का सा बदलाव दिखने लगा। 27 मार्च 2008 को उस भयानक हमले के ठीक 10 दिन बाद डॉक्टर्स ने तय किया कि अब उसे कोमा से बाहर लाने की कोशिश की जाए। ये फैसला आसान नहीं था। जरा सी गलती सब कुछ बिगाड़ सकती थी। उन्होंने धीरे धीरे उसकी दवाइयां कम करनी शुरू की। हर कदम बहुत संभाल कर उठाया जा रहा था और फिर आखिरकार उसने आंखें खोल दी। शुरुआत में वो बोल नहीं पा रही थी। उसका शरीर बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी आंखें हिल रही थीं। वो आसपास खड़े लोगों को पहचान रही थी, सिर्फ आंखों से जवाब दे रही थी। परिवार के लिए वही काफी था। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। एमा सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, इमोशनल तौर पर भी बहुत कमजोर थी। अगर उसे अचानक कोई बड़ा झटका मिलता तो डॉक्टर्स की सारी मेहनत बेकार हो सकती थी। इसलिए साफ निर्देश दिया गया कि उसे उसके बच्चों के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जाएगा। अधिकारियों ने फैसला किया कि उसके होश में आने के बाद 3 दिन तक इंतजार किया जाएगा। फिर 3 दिन बाद डिटेक्टिव्स उसके कमरे में आए। वो धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश करने लगे। उन्हें जवाब चाहिए थे, सच जानना था। लेकिन एमा को कुछ भी याद नहीं था। उस रात की एक भी बात उसे याद नहीं थी। वो डिटेक्टिव्स को उलझन और घबराहट के साथ देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में क्यों है, उसके साथ क्या हुआ, और बार बार वो अपने बच्चों के बारे में पूछ रही थी। अब डॉक्टर समझ गए कि सच ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। आखिरकार उसे बता दिया गया कि उसके दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही वो टूट गई। वो मानने को तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था शायद ये कोई बुरा सपना है, शायद वो फिर से आंखें बंद करे और सब नॉर्मल हो जाए। लेकिन ये सपना नहीं था, ये सच था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, दुख, खालीपन और ढेर सारे सवालों के बीच। फिर 1 अप्रैल 2008 को वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। एमा को आखिरकार उस रात की कुछ बातें याद आने लगी। सब कुछ एकदम से नहीं, लेकिन इतना जरूर कि कहानी आगे बढ़ सके। उसने पुलिस को बताया कि उस रात वो अपनी बहन से ऑनलाइन बात कर रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। वो दरवाजा खोलने गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक शख्स खड़ा था, पूरा काले कपड़ों में, सिर पर हुडी पहना हुआ। उस औरत ने बस इतना कहा कि उसका नाम टीना है, और फिर अचानक ही उसने एमा पर हथौड़े से हमला कर दिया। एमा को जब तक कुछ समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने उसके सिर पर लगातार इतनी जोर से मारा कि वो सीधे फर्श पर गिर गई। एमा ने बताया कि उसी पल वो बेहोश हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन इससे ये पक्का हो गया कि हमला करने वाली एक औरत थी। इसके बाद पुलिस ने एमा को कई औरतों की फोटो दिखाई जिन पर उन्हें शक था। एक एक करके चेहरे उसके सामने रखे गए। उन्हीं फोटो में एक नाम था, क्रिस्टीन शूरर। जैसे ही एमा की नजर उस फोटो पर पड़ी, उसने तुरंत उसी फोटो की तरफ इशारा किया। उसे पूरा यकीन था कि यही वो औरत थी जो उस दिन उसके दरवाजे पर आई थी। अब सवाल ये था, ये औरत आखिर है कौन, और किसी परिवार के साथ ऐसा करने की वजह क्या हो सकती है। क्रिस्टीन शूरर का जन्म जर्मनी में हुआ था। उस समय वो 31 साल की थी। उसका बचपन आसान नहीं था। जब वो 11 साल की थी, उसके पिता परिवार को छोड़कर चले गए। इस घटना ने उस पर गहरा असर किया। वो कभी एक जगह टिक कर रहने वाली नहीं थी, कभी न्यूयॉर्क तो कभी ग्रीस। उसकी जिंदगी हमेशा सफर में ही बीती। उसने आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर काम किया, होटलों में काम किया। जो लोग उसे जानते थे वो उसे पढ़ी लिखी, कल्चर्ड और एडवेंचरस बताते थे। बाहर से वो कॉन्फिडेंट और समझदार नजर आती थी, लेकिन अंदर एक अलग ही कहानी थी। वो बहुत कंट्रोलिंग थी और जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव भी। अगर उसे लगता कोई उससे दूर जा रहा है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो लंबे समय तक नॉर्मल रिश्ता निभा नहीं पाती थी। किसी का उसे ठुकराना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। जानकारों का कहना था कि बचपन में उसके पिता के चले जाने का असर उसके मन में बहुत गहराई तक बैठ गया था। इसी दौरान अगस्त 2006 में जब वो ग्रीस में काम कर रही थी, उसकी मुलाकात एक स्वीडिश आदमी टॉर्गनी से हुई। वही टॉर्गनी जो अब एमा का मंगेतर था। उस समय टॉर्गनी छुट्टियां मनाने ग्रीस आया हुआ था और उसी होटल में रुका था जहां क्रिस्टीन काम करती थी। दोनों जल्दी ही करीब आ गए। दोनों के बीच करीब 5 दिन तक रोमांस चला। फिर टॉर्गनी की छुट्टियां खत्म हुई और वो स्वीडन वापस चला गया। दोनों ने लॉन्ग डिस्टेंस कांटेक्ट बनाए रखा। क्रिस्टीन पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुकी थी।
वो इंतजार नहीं करना चाहती थी। कुछ समय बाद बिना उसे बताए वो सीधा स्वीडन उसके पास पहुंच गई। लेकिन टॉर्गनी इस सरप्राइज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे, और सिर्फ इसीलिए कि क्रिस्टीन को बुरा ना लगे उसने उसे अपने घर पर रुकने दिया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि क्रिस्टीन वैसी नहीं थी जैसा उसने शुरुआत में सोचा था। वो छोटी छोटी बातों पर भी हंगामा कर देती थी, उसकी मांगें खत्म ही नहीं होती थीं, और ये सब रिश्ते के बिल्कुल शुरुआत में ही होने लगा था। करीब 5 महीने बाद टॉर्गनी को साफ समझ आ गया कि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, और उसने इसे खत्म करने का फैसला कर लिया। उस समय क्रिस्टीन अपने देश गई हुई थी कुछ काम के सिलसिले में, और काम खत्म करके वापस आने वाली थी। लेकिन टॉर्गनी ने उसे फोन किया और साफ कह दिया कि वो रिश्ता खत्म कर रहा है। साथ ही ये भी कह दिया कि वो दोबारा स्वीडन आकर उससे मिलने की कोशिश ना करे। ये सुनकर क्रिस्टीन को बहुत गुस्सा आया। वैसे भी वो बहुत गुस्सेदार थी और उसने इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उसने टॉर्गनी को लगातार मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार टॉर्गनी को उसका नंबर ब्लॉक करना पड़ा। कुछ समय बाद क्रिस्टीन ने नया नंबर ले लिया और फिर से उसे मैसेजेस भेजने लगी। अब टॉर्गनी को उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपना फोन नंबर ही बदलना पड़ा। जब क्रिस्टीन को पता चला कि टॉर्गनी ने नंबर बदल दिया है तो उसने उसके घर पर चिट्ठियां भेजनी शुरू कर दी। उन चिट्ठियों में वो दूसरा मौका मांगती थी, लिखती थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो उस आदमी को फिर से पाना चाहती थी जो उसे अपने दिल से पहले ही निकाल चुका था। मार्च 2007 में वो बिना बताए फिर से स्वीडन पहुंच गई। इस बार उसने टॉर्गनी को डिनर पर चलने के लिए मना लिया। दोनों के बीच उस समय कुछ भी नहीं था और काफी समय से बात भी नहीं हुई थी। फिर भी टॉर्गनी ने हाँ कर दी, लेकिन साफ कर दिया कि वो सिर्फ दोस्त की तरह मिल रहा है। क्रिस्टीन ने ऊपर से मान लिया, लेकिन डिनर खत्म होते ही उसने फिर दबाव बनाना शुरू कर दिया। टॉर्गनी अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने साफ कह दिया कि वो अब उसके साथ कुछ नहीं चाहता और उसे भूल जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय तक टॉर्गनी और एमा एक दूसरे को जानने लगे थे और उनका रिश्ता शुरू हो चुका था। आखिरकार क्रिस्टीन को उसकी बात माननी पड़ी और डिनर के बाद वहां से चली गई। लेकिन अगली सुबह उसने टॉर्गनी को फोन किया और कहा कि वो रास्ता भटक गई है। उसने बताया कि वो अपने देश लौटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रास्ता भूल गई है। टॉर्गनी घबरा गया। वो उस इलाके को जानता था, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि क्रिस्टीन कार के अंदर बेहोश पड़ी है। उसने बहुत सारी गोलियां खा ली थी। टॉर्गनी उसे फौरन हॉस्पिटल ले गया। वहां उसका इलाज तो हो गया, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। उसे लग रहा था कि अगर उसे यूं ही अकेला छोड़ दिया गया तो वो फिर कोई गलत कदम उठा सकती है। इसीलिए वो उसे जर्मनी में उसके परिवार के पास ले गया। उसने उन्हें पूरी बात समझाई और कहा कि उसे फौरन मानसिक इलाज और सही देखभाल की जरूरत है, क्योंकि वो खुद के लिए खतरा बन चुकी है। ओवरडोज वाली घटना के बाद उसे 3 हफ्ते के लिए एक साइकेट्रिक क्लिनिक में एडमिट किया गया। डॉक्टर उसकी हालत पर नजर रख रहे थे। उसका इलाज भी ठीक से चल रहा था। और फिर एक दिन 2007 की गर्मियों में क्रिस्टीन फिर से स्वीडन लौट आई। उसने स्टॉकहोल्म में चुपचाप अपना ठिकाना बना लिया और टॉर्गनी को इसकी खबर तक नहीं थी। फरवरी 2008 में क्रिस्टीन फिर से टॉर्गनी के सामने आई और इस बार वो ऐसी बात लेकर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि उनका एक बच्चा है। उसका दावा था कि उनके रिश्ते के दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन अपनी मानसिक हालत और ब्रेकअप की वजह से उसने बच्चे को गोद दे दिया। टॉर्गनी सुनता रहा, लेकिन उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। उसने महीनों का हिसाब लगाया, तारीखें मिलाई, लेकिन उस समय के हिसाब से यह मुमकिन नहीं था कि वो उससे प्रेग्नेंट हुई हो और बच्चा जन्म भी ले चुका हो। तब उसने सीधे सवाल पूछने शुरू किए। बच्चे की जन्म तारीख क्या है? कहाँ पैदा हुआ? किस हॉस्पिटल में? यहीं से क्रिस्टीन का व्यवहार बदल गया। हर सवाल पर वो बात टाल देती। सीधा और साफ जवाब देने के बजाय वो कहती कि ये बातें जरूरी नहीं हैं। कभी बात बदल देती तो कभी आधा अधूरा जवाब देकर चुप हो जाती। अब टॉर्गनी का शक यकीन में बदलने लगा, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। क्रिस्टीन ने कहा कि बच्चे को खून से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है और जिन लोगों ने बच्चे को गोद लिया है वो कभी भी टॉर्गनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलाज के लिए उसकी जरूरत पड़ सकती है। अब मामला और भी उलझ गया था।
उस समय तक टॉर्गनी की जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। वो एमा के साथ रिलेशनशिप में था और उसके 2 बच्चों के साथ रह रहा था। जब क्रिस्टीन को यह पता चला तो उसने ऊपर से दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे सब ठीक है। लेकिन एमा पूरी कहानी जानती थी। टॉर्गनी ने शुरू में ही उसे क्रिस्टीन के बारे में सब कुछ बता दिया था। एमा को भी बच्चे वाली कहानी पर भरोसा नहीं था। आने वाले दिनों में टॉर्गनी ने क्रिस्टीन से और सवाल पूछे, लेकिन हर बार वो ठीक से जवाब नहीं देती थी। आखिर एक दिन टॉर्गनी ने उससे पूछ ही लिया कि बच्चा पैदा कहाँ हुआ था। अगर वो किसी अस्पताल का नाम बता देती तो वहां के रिकॉर्ड देखे जा सकते थे और सच सामने आ सकता था। लेकिन इस बार भी क्रिस्टीन ने साफ जवाब नहीं दिया। उसने फिर बात घुमा दी और कहा कि यह सब जानना जरूरी नहीं है। वो बातों को घुमा रही थी ताकि शायद वो किसी भी तरह टॉर्गनी के करीब रहना चाहती थी। लेकिन टॉर्गनी एमा के साथ बहुत खुश था। उसे साफ समझ आ गया था कि बच्चे वाली पूरी कहानी झूठ है। इसलिए उसने तय किया कि अब हमेशा के लिए क्रिस्टीन से हर तरह का कांटेक्ट खत्म कर देना ही सही रहेगा। एक बार फिर टॉर्गनी ने क्रिस्टीन से कहा कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और उसे अकेला छोड़ दे। उसने साफ साफ कह दिया कि अब वो एक नए रिश्ते में है, बहुत खुश है और अपनी नई साथी के साथ आगे की जिंदगी बसाने और परिवार शुरू करने का सोच चुका है। क्रिस्टीन ने ऊपर ऊपर से तो टॉर्गनी का फैसला मान लिया, या कम से कम ऐसा दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से जल रही थी। पुलिस को क्रिस्टीन पर शक तब हुआ जब टॉर्गनी ने अपने बयान में उसका नाम लिया। शुरू में उसने उसका नाम नहीं लिया था, लेकिन जब पुलिस ने कहा कि हमला करने वाला शायद कोई औरत हो सकती है, तब उसने क्रिस्टीन का नाम बताया। उससे पहले टॉर्गनी के दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं थी कि क्रिस्टीन इतना भयानक अपराध कर सकती है। उसे तो ये भी लगा था कि क्रिस्टीन जर्मनी वापस चली गई है, क्योंकि उसने फिर कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया था। जैसे ही टॉर्गनी ने अधिकारियों को क्रिस्टीन श्यूरर के बारे में बताया, उन्होंने फौरन उसकी जांच शुरू कर दी। बाद में उसकी तस्वीर अस्पताल में एमा को दिखाई गई। एमा ने फौरन उसे पहचान लिया। उसने साफ कहा कि यही हमलावर थी। एमा द्वारा पहचान किए जाने के बाद अधिकारी उसके पीछे पड़ गए। ये खबर कि क्रिस्टीन श्यूरर को जिंदा बची अकेली गवाह ने पहचान लिया है, पूरे स्वीडन में तेजी से फैल गई। कुछ ही समय बाद क्रिस्टीन श्यूरर को जर्मनी में गिरफ्तार करके फिर से स्वीडन लाया गया। अपने पहले बयान में क्रिस्टीन ने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने स्वीडन में उसके किराए के अपार्टमेंट की तलाशी ली। वहां से उन्हें कुछ सामान, कपड़े, फोन और एक लैपटॉप मिला। उसके कपड़ों में एक कोट भी मिला जो उसी तरह का था जैसा घटना वाली रात हमलावर ने पहना हुआ बताया गया था। उस कोट को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन जांच में उसमें कोई निशान नहीं मिला, न खून के दाग, न पीड़ितों के बाल, कुछ भी नहीं। पुलिस का मानना था कि हमले की जिस तरह की हालत थी, उसे देखकर लगता था कि वो कोट खून से पूरा भीग गया होगा, लेकिन क्रिस्टीन ने उसे अच्छी तरह धो दिया था। उसने हर तरह का एविडेंस मिटा दिया था। लेकिन उसके लैपटॉप में जांच अधिकारियों को ढेर सारी ऐसी चीजें मिली जो सीधे उसी की तरफ इशारा कर रही थी। उसमें एमा और उसके बच्चों की कई तस्वीरें थीं। इसके अलावा उस घर का पूरा नक्शा भी मिला जहां परिवार रहता था। उस नक्शे पर अंदर के कमरों के बारे में अजीब और डराने वाले नोट्स लिखे हुए थे। उसकी सर्च हिस्ट्री में पुलिस को पता चला कि वो एमा के सोशल मीडिया को बार बार देख रही थी, उस पर नजर रख रही थी। साथ ही वो ये भी खोज रही थी कि अपराध करने के बाद कैसे बचा जाए। अपार्टमेंट में पुलिस को एक डायरी भी मिली। उस डायरी के पन्नों पर एमा और उसके बच्चों के खिलाफ नफरत से भरी बातें लिखी हुई थीं। डायरी में परिवार का पता, बच्चों का रोज का रूटीन, एमा और टॉर्गनी किस समय काम पर जाते हैं और कब लौटते हैं, सब कुछ लिखा हुआ था। हर दिन का हिसाब रखा गया था। यह साफ था कि क्रिस्टीन काफी समय से जानकारी जुटा रही थी। इतना ही नहीं, उसके अपार्टमेंट में मिला एक जूता उस पैरों के निशान से मेल खाता था जो घटना स्थल पर मिला था। और शहर के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में क्रिस्टीन को उसी दिन शहर में आते और जाते हुए देखा गया था जिस दिन अपराध हुआ था। इतने सारे एविडेंस और एमा की गवाही के बाद अधिकारियों को यकीन हो गया था कि चाहे क्रिस्टीन कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ेगा। उनके पास उसे दोषी साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा सबूत थे। अपराध के 3 महीने बाद जुलाई 2008 को क्रिस्टीन श्यूरर का मुकदमा शुरू हुआ। अदालत में मौजूद हर व्यक्ति उसके व्यवहार को देखकर हैरान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे न तो इस बात की परवाह है कि उसने क्या किया है
और न ही इस बात की कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसके चेहरे पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। वो अदालत में लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे ये सब कोई मजाक हो। जब सरकारी वकील ने स्क्रीन पर घटनास्थल की तस्वीरें दिखाई, जिनमें हमले से पहले पीड़ितों की तस्वीरें भी थीं, तो क्रिस्टीन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर कई लोग सोचने लगे कि क्या वो सच में इतनी पत्थर दिल है या उसे कोई मानसिक बीमारी है। इसी बात को आधार बनाकर उसके वकील ने अदालत से मानसिक जांच की मांग की। ये भी याद रखने वाली बात है कि इससे पहले क्रिस्टीन अपनी जान लेने की कोशिश के बाद कुछ समय के लिए एक मानसिक इलाज वाले क्लिनिक में रह चुकी थी। मुकदमा शुरू होने से पहले ही अधिकारियों ने कोशिश की थी कि क्रिस्टीन की दिमागी जांच करवाई जाए। वो पता लगाना चाहते थे कि वो किस तरह की इंसान है। जब आखिरकार उसकी मानसिक जांच की रिपोर्ट आई तो नतीजा सुनकर सब हैरान रह गए। क्रिस्टीन पूरी तरह ठीक थी, यानी उसने जो भी किया सोच समझ कर किया। उसे हर फैसले की जिम्मेदारी का पता था। लोगों के लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि आखिर कोई औरत कैसे इतना भयानक अपराध कर सकती है। फिर भी जैसे जैसे उसके खिलाफ एविडेंस बढ़ते गए, क्रिस्टीन हर बात से इनकार करती रही। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो पूरे मुकदमे को हल्के में ले रही थी। न उसने झिझक दिखाई, न कोई डर, न कोई पछतावा। चाहे जो भी सामने रखा गया, उसका एक ही जवाब था, उसका इस अपराध से कोई लेना देना नहीं है। उसके वकील ने दलील दी कि किसी पर शक होना अलग बात है और उसे दोषी साबित करना अलग। उनका कहना था कि घटनास्थल पर उसका डीएनए नहीं मिला, उसके कपड़ों पर पीड़ितों का डीएनए नहीं मिला, और सबसे अहम बात, जो हथियार इस्तेमाल हुआ वो कभी मिला ही नहीं। जब हथियार ही नहीं मिला तो फिर उसे सीधे इस अपराध से कैसे जोड़ा जा सकता है? यही उनकी दलील थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरकारी वकील ने एक अहम गवाह को अदालत में बुलाया। वो एक औरत थी जो स्वीडन में रहते समय क्रिस्टीन के साथ उसी अपार्टमेंट में रहती थी। उसने बताया कि उसके पास औजारों का एक डिब्बा था। एक दिन चेक करने पर उसने देखा कि उसका हथौड़ा गायब है। पहले उसे लगा कि शायद वो कहीं रखकर भूल गई होगी। उसने पूरा घर ढूंढा, यहां तक कि क्रिस्टीन से भी पूछा, लेकिन क्रिस्टीन ने साफ मना कर दिया कि उसने ऐसा कोई सामान देखा ही नहीं है। फिर गवाह ने एक और बात कही, वो हथौड़ा ठीक उसी समय के आसपास गायब हुआ था जब यह अपराध हुआ था। सरकारी वकील ने दलील दी कि वही हथौड़ा इस हमले में इस्तेमाल हुआ था। उनका कहना था कि क्रिस्टीन ने उसी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया और बाद में कहीं फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने एक एक कड़ी जोड़नी शुरू की। जब सारे सबूतों को साथ रखकर देखा गया तो पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। एमा भी अदालत में सामने आई। शुरू में उसे उस दिन की ज्यादा बातें याद नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने क्रिस्टीन को देखा, उसकी यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। उसे याद आया कि हमला कैसे शुरू हुआ, कैसे वो जमीन पर गिर गई और कैसे उसने उठने की कोशिश की जबकि उस पर बार बार वार हो रहे थे। उसने कहा कि वो पल उसके लिए बहुत डरावना था, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि वो उस समय अपने बच्चों को बचा नहीं पाई। उसकी बातें सुनकर पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर फैसला आया। जूरी ने बिना किसी शक के एकमत से उसे हर आरोप में दोषी पाया। क्रिस्टीन श्यूरर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें पैरोल की कोई संभावना नहीं थी। साथ ही उसे 1 लाख स्वीडिश क्रोनर, जो उस समय लगभग 4 लाख भारतीय रुपए के बराबर थे, एमा को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया। इसके बाद भी उसकी कानूनी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसले के खिलाफ अपील करने की कोशिश की, लेकिन अदालत अपने फैसले पर कायम रही और अपील खारिज कर दी गई। मार्च 2012 में क्रिस्टीन को जर्मनी के वेक्टर शहर की एक महिला जेल में भेज दिया गया, जहां उसे अपनी सजा काटनी थी। एमा की रिकवरी आसान नहीं थी। शरीर के घाव समय के साथ भर गए, लेकिन मन के घाव शायद कभी पूरी तरह नहीं भर पाएंगे। फिर भी टॉर्गनी हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। साल 2010 में एमा और टॉर्गनी ने शादी कर ली। उनके 2 और बच्चे हुए। जब वो बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपने उन बड़े भाई बहनों के बारे में जाना जो उनसे पहले इस दुनिया में आए थे। निकलस ने भी अपनी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने दोबारा शादी की। बाद में उसके घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मिराली रखा गया। और इस तरह एक जुनून जो प्यार के नाम पर शुरू हुआ था, आखिरकार उम्र कैद पर जाकर खत्म हुआ। तो आप क्या सोचते हैं, अगर समय रहते सही फैसले लिए जाते तो क्या ऐसा अपराध रोका जा सकता था? आपके हिसाब से गलती कहाँ और किससे हुई, जरूर कमेंट करें। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा
एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।